हाय, दिस इज़ सोनम। वेलकम बैक टू चैनल चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के पार्ट 2 में आई डू वेलकम यू ऑल। कंटिन्यू करेंगे सीरीज को, डिस्कस करेंगे मोर क्वेश्चंस। बट बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक टू से, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाले सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ चाइल्ड हु कैन सी पार्शियली, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है। ऑप्शंस आर नो एजुकेशन टू हिम एज इट इज़ ऑफ नो यूज टू हिम, टू बी पुट इन अ सेपरेट इंस्टीट्यूशन, टू बी पुट इन रेगुलर स्कूल विद स्पेशल प्रोविजंस, टू बी पुट इन रेगुलर स्कूल विद नो स्पेशल प्रोविजंस। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टू बी पुट इन रेगुलर स्कूल विद स्पेशल प्रोविजंस। एक बच्चा जो कि पार्शियली ब्लाइंड है, उसे हमें किसी भी सेपरेट इंस्टीट्यूशन में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे हम रेगुलर स्कूल में नॉर्मल बच्चों के साथ ही डालेंगे। हाँ, उसके साथ कुछ हमें स्पेशल प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे उस बच्चे के लिए, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट हो गए। टीचर कुछ ऑडियो एड्स यूज कर सकता है, रिकॉर्डिंग यूज कर सकता है। अगर टीचर कोई फील्ड ट्रिप अरेंज कर रहा है तो वहाँ पे कोई गाइड रख सकता है। तो ये कुछ ऐसे स्पेशल प्रोविजंस हैं जो उस पार्शियली सीइंग ब्लाइंड बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। साथ ही टीचर के लिए इस सिचुएशन को कोप अप करना भी काफ़ी ईजी होगा। नेक्स्ट, कोहलबर्ग ने बताया है द स्टेजेस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, द स्टेजेस ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, द स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, द स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। राइट इज हियर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के चरण बताए हैं, यानी कि मॉरल डेवलपमेंट के स्टेजेस बताए हैं। कौन कौन से हैं ये स्टेज? तो इन्होंने 3 स्टेज बताए हैं, 3 लेवल्स बताए हैं। जो लेवल 1 है वो है प्री कन्वेंशनल, लेवल 2 है कन्वेंशनल लेवल, और लेवल 3 है पोस्ट कन्वेंशनल। जो फर्स्ट लेवल है उसको इन्होंने यंगर देन 6 के लिए बताया है, जबकि लेवल 2 है उसको 7 to 11 ईयर्स के लिए बताया है, और लेवल 3 है उसको इन्होंने 11 ईयर से ऊपर के लिए बताया है। इन्होंने इन तीनों ही लेवल्स को 2 सब स्टेप्स में डिवाइड किया है। इस तरीके से इनके 6 स्टेप्स हैं जो कि ये कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। सो हमारा जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, द स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। मूव टू नेक्स्ट। इंटेलिजेंस इज, बुद्धि है सिंगुलर एंड जेनेरिक कंसेप्ट, एबिलिटी टू इमिटेट अदर्स, स्पेसिफिक एबिलिटी, सेट ऑफ कैपेबिलिटीज़। तो इंटेलिजेंस जो है वो है सेट ऑफ कैपेबिलिटीज़, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट आंसर। इंटेलिजेंस किसी भी एक सिंगल एबिलिटी या फिर कोई स्पेसिफिक एबिलिटी को नहीं कहते हैं। इंटेलिजेंस में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, इसीलिए ग्रुप ऑफ कैपेबिलिटीज़ या फिर ग्रुप ऑफ एबिलिटीज़ को ही इंटेलिजेंस कहते हैं। सो इंटेलिजेंस इज सेट ऑफ कैपेबिलिटीज़। नेक्स्ट, अर्ली चाइल्डहुड इज़ द पीरियड फॉर लैंग्वेज, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है। अनइम्पॉर्टेंट, सेंसिटिव, न्यूट्रल, नॉट सो सिग्निफिकेंट। करेक्ट ऑप्शन इज सेंसिटिव। अर्ली चाइल्डहुड जो पीरियड होता है वो लैंग्वेज सीखने के लिए काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इस पीरियड में बच्चा जो भी लैंग्वेज सीखता है वो आगे फर्दर लर्निंग के लिए उसको एक बेस तैयार करता है। एक लर्निंग बूस्ट करने के लिए उसका जो ऑलरेडी उसने लैंग्वेज जो एक्वायर की है वो उसको बाहर जा कर के जो सेकेंडरी या फिर जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं उनको सीखने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। सो इस स्टेज में बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं वो उनके लिए हमेशा ही एक प्रीवियस बेस तैयार करता है, प्रीवियस नॉलेज तैयार करता है। इसलिए अर्ली चाइल्डहुड जो पीरियड है वो लैंग्वेज के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पीरियड है। नेक्स्ट, लर्निंग, सीखना है। अ वेरी लिटिल कनेक्शन विद इमोशंस, इंडिपेंडेंट ऑफ लर्नर इमोशंस, इन्फ्लुएंस बाय लर्नर्स इमोशंस, नॉट अफेक्टेड बाय लर्नर्स इमोशंस। राइट जो आंसर है यहाँ पर वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ इन्फ्लुएंस बाय लर्नर्स इमोशंस। सीखना यानी जो लर्निंग होती है वो सीखने वाले के इमोशंस से प्रभावित होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। अगर सीखने वाला ही अगर लर्नर कोई भी चीज़ सीख रहा है और उसकी मेंटल हेल्थ अगर सही नहीं है तो वो लर्निंग उसके लिए नेगेटिव इफ़ेक्ट करेगी। मीन्स उसकी जो लर्निंग होगी वो बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं होगी, वो चीज़ें ग्रास्प नहीं कर सकता अगर उसकी मेंटल कंडीशन या मेंटल हेल्थ उसकी सही नहीं है।
अगर वो जो भी कुछ सीख रहा है उसके लिए उसकी मेंटल कंडीशन, मेंटल स्टेट, उसके इमोशंस, वो उस टाइम किस कंडीशन में है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं लर्नर्स के लिए। उसके इमोशंस बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, इसलिए लर्निंग सीखने वाले के संवेग से प्रभावित होती है, मीन्स इन्फ्लुएंस बाय लर्नर्स इमोशंस। नेक्स्ट, चिल्ड्रन आर मोस्ट क्रिएटिव व्हेन दे पार्टिसिपेट इन एन एक्टिविटी। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वो किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। ऑप्शंस आर अंडर स्ट्रेस टू डू वेल इन फ्रंट ऑफ अदर्स, आउट ऑफ इंटरेस्ट, फॉर रिवार्ड्स, टू एस्केप दैट टीचर्स स्कोल्डिंग। जो बच्चे होते हैं, यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ आउट ऑफ इंटरेस्ट। जो बच्चे होते हैं अपनी क्रिएटिविटी शो तभी करते हैं जब उनको उनके इंटरेस्ट का कुछ काम मिले। अगर हम बच्चों को बाउंड कर देंगे, प्रेशर डालेंगे कि आप हमारे सामने इस चीज़ में एक्सेल करने की कोशिश करो या फिर ये करो, तो बच्चे कभी भी अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। बच्चे हमेशा उस प्रेशर में या फिर रिवार्ड से या फिर टीचर की डांट से बचने के लिए सिर्फ वही करेंगे जो उनसे कहा जा रहा है। लेकिन अगर उनकी क्रिएटिविटी हमें निकाल के बाहर लानी है, अगर क्रिएटिव उनका हमें देखना है वो बेस्ट क्या कर सकते हैं, तो सबसे अच्छा है कि जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है हम उनको वो चीज़ करने के लिए पूरी फ्रीडम दें, सो दैट दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आउट ऑफ इंटरेस्ट। तब बच्चे सबसे ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं जब उन्हें उनके इंटरेस्ट का काम करने का मिलता है। नेक्स्ट, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम नीड्स टू बी सीन एज बाय द टीचर। बहुभाषी कक्षा को शिक्षक द्वारा रूप में देखा जाना चाहिए अ प्रॉब्लम, अ रिसोर्स, एंड ऑब्स्टिकल, अ बॉर्डर। ऑब्वियस रिसोर्स, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है रिसोर्स। जो मल्टीलिंगुअल क्लासरूम होती है वो टीचर एज वेल स्टूडेंट के लिए एक रिसोर्सफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे की बात नहीं होनी यहाँ पर, उस जो भी एनवायरनमेंट में जितने भी लोग हैं उन सब के लिए एक नई लैंग्वेज सीखना या फिर जो भी इंटरेक्शन है, म्यूचुअल इंटरेक्शन हो रहा है, उससे काफ़ी कुछ एक फर्दर डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। यहाँ पर इस स्लाइड में कुछ मल्टीलिंगुअल होने के कुछ बेनिफिट्स दिए हुए हैं। अगर बच्चा कम टेंडर एज में ही ये सारी चीज़ें सीखता है तो आगे जा कर के उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं। जो मल्टी लैंग्वेज ये जो क्लासरूम है वो काफ़ी ज़्यादा एक रिसोर्सफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करती है पूरी क्लास के लिए। नेक्स्ट, अ टीचर कैन हेल्प द चिल्ड्रन टू प्रोसेस अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बाय। जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक सहायता कर सकता है। ऑप्शंस आर गिविंग अ लेक्चर ऑन इट, नो हेल्प एट ऑल सो दैट चिल्ड्रन कैन हेल्प ऑन देयर ओन, इंस्ट्रक्टिंग टू ब्रेक द टास्क इनटू स्मॉलर पार्ट्स, encouraging competition and high rewards to the winner. Correct answer is option number C, that is instructing to break the task into smaller parts. टीचर अगर कभी भी बच्चों की कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को अगर हैंडल करने की हेल्प की बात अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन है यानी जो बेस्ट तरीका है वो यही है कि बच्चों को ये समझाएं कि आप अगर किसी भी टास्क को करने में अपने आप को पजल महसूस कर रहे हो तो आप उस टास्क को, उस काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके करो, जिससे आपको इजी होगा उस चीज़ को समझना और आप आराम से उसके सल्यूशन तक पहुंच जाओगे। So instructing to break the task into smaller parts is the best or is the correct answer here. टीचर बच्चों को इंस्ट्रक्ट कर सकता है कि बच्चे उस काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके करें, जिससे कि वो पजल भी ना हो और चीज़ें उन्हें समझ में आए। नेक्स्ट, फैमिली प्लेज रोल इन सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। बच्चे के समाजीकरण में परिवार भूमिका निभाता है। एक्साइटिंग, प्राइमरी, सेकेंडरी, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। प्राइमरी, बच्चे के जो समाजीकरण में यानी कि जो फैमिली है वो सोशलाइजेशन में प्राइमरी यानी कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसे जो पहली सोसाइटी मिलती है वो उसकी फैमिली होती है। सबसे पहले वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ही इंटरेक्शन करता है, तो जो कुछ भी सीखता है बच्चा सबसे पहले अपनी फैमिली मेम्बर, अपनी फैमिली से ही सीखता है। तो वहाँ पर जो भी उसका सोशलाइजेशन है उसमें जो फैमिली है सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, प्राइमरी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की चिल्ड्रन लर्न। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं बाय मैचुरेशन, बाय इमिटेशन, बाय इंटरैक्शंस विद एडल्ट एंड पियर्स व्हेन रीइंफोर्समेंट इज ऑफर्ड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बाय इंटरैक्शन विद एडल्ट्स एंड पियर।
वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बच्चे तभी सीखते हैं जब वो एडल्ट या फिर पीयर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। कुछ भी अगर उनको करना होता है या फिर वो जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, वो उनके म्यूचुअल इंटरेक्शन का ही रिजल्ट होता है अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की ने बताया है जो चाइल्ड है वो एक अप्रेंटिस यानी बच्चा एक लर्नर है, वो सीखता है, देखता है और फिर उसी के हिसाब से बिहेव करता है। उसने जो कुछ भी अपने इंटरेक्शन से सीखा है, चाहे वो उसके पीयर ग्रुप्स हों या फिर वो एडल्ट्स के साथ जो भी इंटरेक्शन हो रहा है, तो उनका ही जो भी रिज़ल्ट निकल के आता है, बच्चा उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें सीखता है, उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करता है। नेक्स्ट, मिस्टेक एंड एरर्स बाय द स्टूडेंट। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियों और त्रुटियाँ, इंडिकेटर ऑफ फेलियर ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स seen as opportunities to their understand thinking should be severely dealt with, wonderful opportunities to label children as weak or outstanding. Option number B is the correct answer here. Seen as opportunity to their understand thinking. जब भी बच्चे गलतियाँ करते हैं, कुछ मिस्टेक्स करते हैं, एरर करते हैं, उनसे पता चलता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनका जो थॉट प्रोसेस है वो क्या है, कैसे काम कर रहा है। ये जो चीज़ें हैं ये टीचर को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती हैं कि वो इसके हिसाब से बच्चों की जो थिंकिंग है, बच्चों की जो थॉट प्रोसेस है, उसको समझे कि बच्चे जो भी गलतियाँ करके ला रहे हैं सामने, उसके पीछे क्या चल रहा है, उनकी रीजनिंग क्या है। क्योंकि जब तक बच्चे गलतियाँ नहीं करेंगे, इसका मतलब वो ट्राई ही नहीं कर रहे हैं। गलतियाँ का मतलब ही है कि एक्चुअली मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। तो बच्चे जब गलतियाँ करते हैं, एरर्स होती हैं, इसका मतलब है उन्होंने कुछ नया अपना जो भी इनकी थिंकिंग प्रोसेस है उसको इन्होंने यूज़ किया है। तो यहाँ पर जो मिस्टेक्स है ये टीचर के लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह है कि वो बच्चों की थिंकिंग को समझे और फिर उनको बताए कि आपने जो मिस्टेक्स की हैं, जो एरर्स की हैं, वो कहाँ पे की हैं और उसका क्या सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट, व्हेन स्टूडेंट्स डिस्कस अ प्रॉब्लम इन ग्रुप्स दे आर लर्निंग कर्व। जब शिक्षार्थी समूह में किसी समस्या पर चर्चा करते हैं, उनके सीखने का वक्त रिमेन्स स्टेबल, डिक्लाइंस, रिमेन्स द सेम, बिकम्स द बेटर। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ बिकम्स द बेटर। स्टूडेंट जब भी एक प्रॉब्लम को ग्रुप में डिस्कस करते हैं, उनकी जो लर्निंग होती है वो बेटर होती जाती है। क्यों? क्योंकि जब एक से ज़्यादा लोग किसी बात पे डिस्कस करते हैं तो डिफरेंट आइडियाज़, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू और डिफरेंट डिस्कशन निकल के सामने आते हैं। एक से ज़्यादा लोगों के आइडियाज़ जब हमें सुनने को मिलते हैं तो हमें और भी नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जिससे हमें जो भी नई चीज़ें सीखने को या देखने को या सुनने को मिल रही हैं वो हमारे लिए एक नया ग्रास्पिंग थिंग है जो कि हम आगे फर्दर यूज़ कर सकते हैं किसी नई चीज़ में। तो जब भी हम डिफरेंट टॉपिक पे या फिर किसी भी प्रॉब्लम पे अगर एक ग्रुप में डिस्कस कर रहे हैं तो इससे जो हमारी लर्निंग का जो कर्व है यानी स्टूडेंट की जो लर्निंग का कर्व है वो टाइम के साथ बेटर ही होता चला जाता है। यहाँ पर देखते हैं ये एक्सेलरेटेड लर्निंग कर्व है, ये नॉर्मल लर्निंग कर्व है। जब ये अकेले बच्चे जब अकेले किसी प्रॉब्लम को सोच रहा है, डिस्कस कर रहा है, लेकिन जब बच्चा ग्रुप में डिस्कस कर रहा है तो ये जो कर्व है वो एक्सेलरेट हो रहा है यानी कि वो बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ये प्लेटो दिखाया गया है, ये एक्सेलरेटेड लर्निंग कर्व है और ये नॉर्मल लर्निंग कर्व है। नेक्स्ट, वाई डू इंडिविजुअल्स डिफर फ्रॉम अनदर। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? ड्यू टू द इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स, ड्यू टू द इंटरप्ले बिटवीन एनवायरमेंट एंड हेरिडिटी, ईच इंडिविजुअल रिसीव्स डिफरेंट सेट ऑफ जीन्स फ्रॉम हिज और हर पेरेंट्स ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंट। Correct answer is here option number C. Each individual receives different set of genes from his or her parents. जब कोई भी हम इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करते हैं तो वो उसको उसके पेरेंट्स से मिले हुए जीन्स की वजह से होता है। जबकि अगर हम यहाँ पर एनवायरनमेंट और हेरिडिटी के इंटरप्ले की बात करें तो यहाँ पर ये जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो होता है डेवलपमेंट का। यानी कि हर एक बच्चा अगर उसका एनवायरनमेंट, उसकी हेरिडिटी अलग है, उसके बीच में इंटरप्ले कैसा है, यानी कि उसके बीच में जो इंटरेक्शन है वो कैसा है, वो डिपेंड करता है उनके डिफरेंट डेवलपमेंट का। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंस की तो वो उसको अपने पेरेंट्स से जो भी मिले हुए जीन्स का सेट है, यानी जो भी उसको जीन्स मिले हैं उसी के अकॉर्डिंग या उसी की वजह से
एक सिंगल इंडिविजुअल दूसरे से डिफर करता है। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग। कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? मोटिवेशनल लेक्चर्स टू स्टूडेंट, एक्सप्लेनेशन विदाउट एनकरेजिंग क्वेश्चंस, बोथ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल रिवॉर्ड्स, प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज विद आस्किंग क्वेश्चंस एट क्रिटिकल जंक्चर। आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज विद आस्किंग क्वेश्चंस एट क्रिटिकल जंक्चर। स्कैफोल्डिंग क्या है? स्कैफोल्डिंग में टीचर या फिर जो गाइड है वो बच्चों को सीधे सोल्यूशन पे ना पहुंचाकर उनको कुछ क्लूज, कुछ हिंट्स देता है जिसके थ्रू बच्चे खुद ही उस सोल्यूशन पे पहुंच जाएं। सो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है जस्टिफाई कर रहा है प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज। जिस भी जगह पे बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है उस जगह पे बच्चे को कुछ हिंट दे रहे हैं, उनको आंसर नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं, उनको सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, बल्कि उनको केवल हिंट दे रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं उसके सोल्यूशन, उसके आंसर तक पहुँचने के लिए। सो ये एक स्कैफोल्डिंग का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो बच्चा है वो स्टार्ट करता है और फिनिशिंग लाइन पे पहुँचता है, लेकिन टीचर या फिर मॉडल जो भी है उसको सिर्फ और सिर्फ गाइड कर सकते हैं, जबकि इंडिपेंडेंटली बच्चा खुद ही फिनिशिंग लाइन पे पहुँच रहा है। नेक्स्ट एंड लास्ट, इन अ प्राइमरी क्लासरूम एक्टिव एंगेजमेंट मीन्स, प्राथमिक कक्षा में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है? Imitating and copying the teachers, inquiry, questioning and debate, copying answers given by teacher, memorizing, recall and recitation. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, इंक्वायरी, क्वेश्चनिंग एंड डिबेट। जब भी एक्टिव एंगेजमेंट की बात होती है वहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात होती है, और इंक्वायरी, क्वेश्चनिंग और डिबेट वो तरीके हैं जिनमें बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर वहाँ पे जांच पड़ताल हो रही है, डिबेट हो रहा है, डिस्कशंस हो रहे हैं, मींस चाइल्ड इज़ एक्टिव, स्टूडेंट्स आर एक्टिव। जबकि अगर हम इमिटेशन की बात करें, कॉपी की बात करें, रोट लर्निंग, रिसाइटेशन, ये सारी चीज़ें जो भी हैं इसमें बच्चों की जो एक्टिव इंगेजमेंट है वो कहीं नहीं दिखाई देती है। वो सिर्फ वही करते हैं जो टीचर उनसे कहते हैं, जबकि उनको जो ओपन एंडेड या फिर जो उनका खुल के एक्सप्रेशन है वो इंक्वायरी, क्वेश्चनिंग, डिबेट, इन्हीं सारी चीज़ों में, इन्हीं सारे मेथड के थ्रू निकल कर सामने आता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 30। इन अ प्राइमरी क्लासरूम एक्टिव एंगेजमेंट मीन्स इंक्वायरी, क्वेश्चनिंग एंड डिबेट्स। So that's all for this lecture. Thanks for watching. Keep watching and don't forget to like, subscribe and share this channel. Thanks for watching. Thank you.